वेल, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अरुण आप सभी का एक बार फिर से आजमगढ़ जीवन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति, जैसा कि आज पहला दिन होगा, फर्स्ट वीडियो होगी रीजनिंग की। और आप लोग इसको बाखूबी यानी कि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग किसे कहते हैं, ये हमारी कहाँ से आई रीजनिंग, और हमारी रीजनिंग कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, और इसको हम किस रूप में स्वयं को ग्रहण करते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं। कहा जाता है रीजनिंग, हम लोग बार बार रीजनिंग पढ़ते हुए चले, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन बखूबी आते हैं। हम सभी लोग जानते हैं रीजनिंग को, जैसा कि रीजनिंग के कई नामों से हिंदी के मैं बता दूं, रीजनिंग के तर्क शक्ति यानी कि तर्क शक्ति, बुद्धि परीक्षण, विचार, विवेक बुद्धि, यानी कि इन नामों से जानते हुए चले आ रहे हैं बचपन से ही, सभी लोग जानते हैं। जैसे आगे हम चलते हैं, मैं बताऊं तो यानी कि रीजनिंग, यानी कि अगर मैं कहूँ रीजन से बना है हमारे रीजनिंग, क्या बना है रीजन मतलब होता है कारण, क्या होता है कारण, यानी व्हाट इज रीजन, यानी कि रीजन क्या है, यानी कि रीजन से रीजनिंग का निर्माण हुआ। अगर मैं बात करूँ जैसे, यानी रीजन क्या है, यानी कि रीजन यानी कि किसी भी तथ्य के पीछे वह कैसे बदल रहा है, कैसे वह अपने आप में बदलाव ला रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उस रीज़न को भापना ही हमारी रीजनिंग है। जैसे मैं आंकिक या शाब्दिक या फिर किसी भी माध्यम में किसी भी वस्तु को ये पकड़ लें, यानी कि वह किस रूप में एक दूसरे के साथ परिवर्तित हो रहा है या स्वयं को चेंज कर रहा है, तो वह कैसे कर रहा है, इस स्थिति को पकड़ना ही रीजनिंग कहलाता है। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो एक अगर जनरली बात करूँ तो एक बच्चा जब यानी कि बर्थ होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तभी से वह रीजनिंग का कार्य चालू कर देता है। यानी कि जैसे कि वह अगर रोता है, मैं बात करूं अगर वह रो रहा है, जैसे ही उसको भूख लगती है तो वो रोता है, भूख लगती है तो वो रोता है, भूख लग रही है तो रोता है, और जो जैसे ही रोता है उसकी माँ उसको दूध पिला देती है। तो जब उसको दूध पिला देती है, स्वाभाविक नहीं है कि वो जब पुनः दोबारा बच्चा रोए तो भूख के कारण ही रोए। ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति उसके सामने आए तो उसे ऐसा लगे फिर मुझे भोजन मिलने वाला है, और फिर वह रोने की चेष्टा करने लगता है। यहाँ भी एक रीजनिंग काम करता है। और हम जीवन पर्यंत, मैं बात करूँ जीवन पर्यंत आप लोग रीजनिंग से घिरे हुए हैं। रीजनिंग अगर बात करें कि क्या कोई एक सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है, अगर कोई सब्जेक्ट है तो हम जैसे यानी कि हिंदी से बीए कर रहे हैं, हिंदी से हाई स्कूल कर रहे हैं, मैथ्स से कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, सारी चीज़ों से कर रहे हैं, तो रीजनिंग से बीए क्यों नहीं कर रहे हैं, रीजनिंग से इंटर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी सब्जेक्ट है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग चलते हैं, देखते हैं। यानी कि कह रहा है, जैसा कि हम इसको कई नामों से जानते हैं, हमारे एग्जामों में पूछा जाता है, यानी कि कहा जाता है तर्क शक्ति, बुद्धि परीक्षण, विचार और विवेक बुद्धि, इन नामों से हम लोग इसको जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है जिसमें ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी चीज़ हो, हर सब्जेक्ट में रीजनिंग हमारी मौजूद है। यानी कि मैं एक पर्टिकुलर भाषा में कह दूं तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी भाषाओं यानी सभी सब्जेक्ट का एक मल्टीप्लिकल रूप है, जिसमें मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट लिए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर लिए गए हैं। उनमें आपके यानी कि स्टूडेंट्स के, व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक क्षमता की परीक्षण को मापा जाता है, यानी कि व्यक्ति कितना सोच सकता है और कहाँ तक जा सकता है, वो हमारी होती है रीजनिंग। और रीजनिंग के मैं बात करूँ, ये बहुत भूतपूर्व इतिहास रहा है कि आज हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग हमारे भूतपूर्व यानी कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो लोग भी रीजनिंग का प्रयोग करते हुए चले आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारी पहेलियाँ सुने होंगे, आज वही पहेलियाँ हमारी पजल्स का नाम ले ली हैं, जिनको हम पजल्स के नाम के जानते हैं, जो हमारे एग्जाम में भी आते हैं, है ना। तो पहले भी रीजनिंग चला करती थी, क्यों भाई, चलती थी कि ना चलती थी। आगे हम चलते, मैं बात करूँ रीजनिंग की एक छोटा सा डिफिनेशन, जैसा कि मैंने लिखा है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि तर्क, विवेक, बुद्धि, यानी कि तर्क क्या होता है, तर्क यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को देखकर उस पर तर्क करने लगे, यानी कि वह कैसे बना है, और कैसे बना है तो इसका क्या रूप होगा, और इसका रूप होगा तो इसका क्या उपयोग होगा, इन सब बातों पर अगर हम स्वयं से जब किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति से तर्क करने लगते हैं, वितर्क करने लगते हैं, तो वहाँ पर रीजनिंग का निर्माण होता है। तर्क विवेक बुद्धि, तर्क वितर्क, देख रहे हैं, तर्क विवेक बुद्धि, तर्क वितर्क, विवेक बुद्धि, तर्क
विवेक बुद्धि तर्क वितर्क, यानी कि जब हम तर्क वितर्क करते हैं, विवेक बुद्धि अपनी स्वयं के विवेक बुद्धि से विचार का, अपने स्वयं के विचार का, सोच यानी कि स्वयं के सोच का जो सुसंगत यानी सुसंगत। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ऐसे पार्टिकुलर इंसान या फिर ऐसी पार्टिकुलर चीज़ या किसी भी संख्या को आप किसी भी संख्या के साथ डिनोट कर रहे हो जहाँ वह उसका कोई सामंजस्य ही ना बैठे, तो वहाँ पर रीजनिंग हमारा फॉलो नहीं करता। मैं अभी आपको आगे एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा कि क्या है रीजनिंग, यानी कि कैसे हम रीजनिंग को पकड़ते हैं, हाँ ये वाकई रीजनिंग है या फिर क्या है। यानी कि कह रहा है विचार का सोच जो सुसंगत हो, सुसंगत हो यानी कि भाई सुसंगत हो। हाँ बिल्कुल, जैसे A = B कह रहा है तो A = B कह रहा है तो C = D होगा यानी कि 1-1 राइटिंग है तो वहाँ भी 1-1 राइटिंग होगा। यानी कि एक पार्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए, जैसा मुझ में हो रहा है वैसा आप में भी होगा। अगर मेरी उम्र एक वर्ष में 1 साल बढ़ रही है तो आपकी भी उम्र 1 वर्ष में 1 साल की वृद्धि होगी। यहाँ पर रीजनिंग एक लॉजिकल सीक्वेंस काम कर रहा है कि हमारी जो है एज अगर 1 वर्ष बढ़ रही है तो आपकी भी 1 वर्ष बढ़ रही होगी। क्लियर हो रहा है? आगे हम चलते, कह रहा है सुसंगत और तार्किक हो। हाँ बिल्कुल भाई, यानी कि बस सुसंगत होना चाहिए जैसा कि मैंने बताया, और तार्किक पूर्ण होना चाहिए। यानी कि जो बात है, जो तथ्य है, जो चीज़ें हैं वो तर्क पूर्ण होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, तभी वह रीजनिंग में सार्वभौमिक सत्य कही जाएगी। क्लियर हुआ डिफिनेशन? यानी कि एक बार फिर से मैं बता दूं, तर्क विवेक बुद्धि, तर्क वितर्क विवेक बुद्धि विचार का सोच जो सुसंगत और तार्किक हो, है ना? क्लियर है? अगर मैं इंग्लिश में इसी चीज़ को बोली, डिपेंड ऑन थिंकिंग मेथड और कॉल्ड रीजनिंग, ठीक है ना? यानी कि आपके जो सोच का, जो विचार करने का तरीका है, जो आप किसी भी चीज़ के या किसी भी तथ्य के ऊपर स्वयं का विचार प्रस्तुत करते हैं, वही हमारा रीजनिंग है। यानी कि जिस भी तरीके से अपने दिमाग को आप पार्टिकुलर किसी भी वस्तु पर लगाते हैं, आप जितना भी प्रेशरली लगाते हैं, जितना भी सही ढंग से लगाते हैं, वह आपका रीजनिंग है। यानी कि आगे चलते हैं, मैं बात करूं, अगर मैं चैप्टर की बात करूं, इसमें रीजनिंग जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए मैं देखिए रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें यानी कि रीजनिंग को हमारे 2 भागों में बांटा गया। हम लोग जो पढ़ेंगे, जो हमारे चैप्टर्स यानी कि जो हमारे एग्जाम में जो चैप्टर्स हैं जो दिए गए हैं सिलेबस में, यानी कि मैं कहूँ तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है रीजनिंग को। पहला एक वर्बल है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक वर्बल, दूसरा हमारा होता है नॉन वर्बल। क्या होता है भाई? नॉन वर्बल, है ना? यानी कि वर्बल जिसे हम भाषिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाषिक। और दूसरा हमारा होता है आभाषिक। क्या होता है? आभाषिक। अब भाषिक रीजनिंग क्या होता है और आभाषिक रीजनिंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो भाषिक रीजनिंग क्या है? यानी कि भाषिक रीजनिंग वह है जो हम भाषाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं भाई? भाषाओं द्वारा व्यक्त करते हैं, जिन्हें हम बोलकर भी प्रश्नों को समझ सकते हैं और बाखूबी उनका आंसर दे सकते हैं। इनके बारे में हम देखेंगे। यानी कि जैसे भी बहुत सारे यानी कि क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि हमारा आ रहा है इसमें पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं तो जनरल मेथड रीजनिंग, या फिर दूसरा टॉपिक की बात करूं लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा टॉपिक के बाद बात करूं एनालिटिकल रीजनिंग। यानी कि 3 टॉपिकों में इसको डिवाइड किया गया है, जो हमारे वर्बल भाषिक यानी कि वर्बल रीजनिंग्स हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो मैं बात करूं, अगर वर्बल की मैं बात करूं तीनों कंडीशनों की, तो पहला इसमें कंडीशन है, कह रहा है जनरल मेटल इंग्लिश। जनरल मेटल इंग्लिश यानी कि जो है हमारा यानी कि सामान्य मानसिक परीक्षण। सामान्य मानसिक परीक्षण में अगर मैं बात करूं तो पहला हमारा चैप्टर इसमें आ रहा है, यानी कि अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज का पहला चैप्टर आपका होगा अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट देखिए, वर्णमाला परीक्षण, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर के बारे में मैं आगे बताऊंगा। और मैं बात करूं सामान्य तर्क शक्ति के अंदर, तो हमारा रैंकिंग ऑर्डर्स, एनालॉजिक यानी कि क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग इत्यादि और सारे चैप्टर्स आते हैं, जो कि मैंने लिखा नहीं है। आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनके बारे में मैं आपको बताता चला जाऊँगा। आगे मैं बात करूँ, दूसरे की बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि जो हमारी तार्किक रीजनिंग है। तार्किक यानी कि जिसमें हमारे तर्क छुपे हुए हैं, यानी कि यह चीज़ हुआ तो हुआ कैसे, यानी कि तर्क छुपे हुए हैं। उनमें हमारा सैलोजिज्म यानी कि नैन वेन डायग्राम्स, स्टेटमेंट्स, आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन, यानी कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं? हमारी तार्किक होती हैं। क्या होती हैं? तार्किक होती हैं। ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आती हैं, और ये चीज़ें हमारी जनरल मेटल्स रीजनिंग के अंदर आती हैं। बाकी मेरा चलता है एनालिटिकल रीजनिंग।
अब हम बात करें, अगर इस रीजनिंग की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं इन दोनों को जोड़कर इस रीजनिंग का निर्माण हुआ है। इन दोनों को जोड़कर यानी कि जनरल एंड लॉजिकल को जोड़कर हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। अब हम अगर इसकी बात करें, इसमें चैप्टर्स की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं और हाई लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम जो होते हैं, उनसे हमारे इन चैप्टरों से क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे मशीन इनपुट, पजल्स और एलिजिबिलिटी टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट एंड अदर बहुत सारे चैप्टर हैं जो इनसे बनते हैं। क्लियर है। आगे मैं जैसे जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाता चलूँगा आप लोगों को इसके बारे में, ऑल चैप्टर के बारे में बताता चलूँगा, यानी कि कैसे कैसे क्या सारी चीज़ें हैं और कहाँ से क्या मिल रही हैं। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा आभासिक। क्या आ जाता है? आभासिक। आभासिक क्या होता है? आभासिक रीजनिंग क्या होता है? नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कि ऐसी रीजनिंग या ऐसा तथ्य जिसको हम जो है अपनी भाषाओं द्वारा ना व्यक्त कर सके, यानी कि जिसको भाषाओं द्वारा अपने ना व्यक्त कर सकते, उसको केवल क्या किया जा सके, यानी कि व्हाइट बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड या किसी भी चीज़ पर हम उसे दर्शाकर उसकी स्थितियों का जांच परख करें, वह हमारा जो है नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है, ठीक है ना। तो इसमें भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि जैसे हमारा कागज कटिंग यानी कि पेपर कटिंग, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हमारे जैसे सीरीज है सारिस्ता परीक्षण, क्लासिफिकेशन, इसमें भी बहुत सारे चैप्टर हमारे आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर। जब मैं नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करूंगा तो उसके बारे में यानी विस्तृत आपको जानकारी दूंगा। और मैं अगर बात करूं आज की डेट में आप लोगों का एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, यानी कि जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। क्या? अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी कि पहला चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो धैर्य देकर इसी के साथ जैसे आप वीडियो में बने हुए हैं लगातार बने रहिए। आज की वीडियो यानी कि बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, आप लोग देखेंगे खुद ब खुद कहेंगे हाँ आज के जैसा कभी भी नहीं मिला। चलेंगे देखेंगे। अगर मैं बात करूँ आगे मैं चलूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए मैं रीजनिंग की शुरुआत एक क्वेश्चन से करता हूँ, यानी कभी भी किसी भी चैप्टर की अगर स्टार्टिंग में बात करूँ तो एक चैप्टर से स्टार्ट करते, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ आप लोग करके बताइए, है ना, क्या है, क्या है करके बताइए। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग बताएंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करके बताएंगे। चलिए करके बताइए, करके बताइए। एक सीरीज़ है, मैं अगर मैं बात करूँ सीरीज़, आगे हमारा खालिस्तान है, करके बताइए क्या है ये, है ना। क्या ये रीजनिंग कही जाएगी? इसको थोड़ा सा हल करके आप लोग बताइए, तब तक मैं इसको मिटा लेता हूँ। चलिए जल्दी करके बताएंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी करके बताएंगे भाई। क्यों हो गया? सभी लोगों का हो गया? चलिए मैं बताता हूँ क्या कर रहे होंगे आप लोग। यही ना कर रहे होंगे, डिफरेंट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे भाई? डिफरेंट कर रहे होंगे आप लोग, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहे होंगे, यानी कि कैसे क्या इसका अंदर आया होगा, यही कर रहे होंगे आप लोग। यानी कि मैं बात करूँ अगर डिफरेंट की बात करूँ, यहाँ पे देख रहे हैं अगर राइटिंग की बात करूँ तो भाई यानी कि 8 8 6 होता है, 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 में से 1 जाएगा 2 यानी 28 हो गया, यानी कि 28 प्लस किया जा रहा है इसमें। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा प्लस हो रहा है, तो भाई कितना प्लस हो रहा है इसको मैं अगर मैं बात करूँ यानी कि हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 8 यानी कि 48 हो जाएगा। क्लियर है। आगे मैं बात करूँ यानी कि
इसमें देखेंगे अब यहाँ पे आपको देखेंगे माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस हुआ लेकिन यहाँ पे क्या हो गया भाई, माइनस हो गया। और माइनस हो, कितना माइनस हो रहा है, यानी कि 1, और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा, आएगा 3, यानी कि 31 का माइनसिंग हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ भी हमारा माइनस हो रहा है, यहाँ भी माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 हो गया, और 6 में से 5 गया, और यहाँ भी 1 हो गया, कितना हो गया, 1, ठीक है ना, 11 हो गया। अब एक चीज़ आप बताओ, क्या देख रहे हो, यहाँ पे कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या, कोई सीक्वेंस बन रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो 28, 48, -31, -11, कोई सीक्वेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा, तो ये रीजनिंग नहीं है, ये रीजनिंग नहीं है। अगर कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा तो रीजनिंग कभी भी नहीं कही जाएगी, ये मैथ है। क्या है, मैथमेटिकल है, यानी कि गणितीय संक्रिया है, यानी कि मैथ्स है, ये रीजनिंग नहीं कही जाएगी, ये मैथ्स है, यानी कि वही मैथ जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सारी चीज़ें की जाती है। रीजनिंग वही होगा जिसमें कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई तर्क होगा, कोई ना कोई विचार बुद्धि होगी, वो हमारी रीजनिंग होगी। अगर मैं इसी सीरीज को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, जैसे आप लोग देखो, यानी कि अगर मैं इसी सीरीज को थोड़ा सा चेंज करूं, जैसा कि मैं चेंज करके आप लोगों को दिया था, अगर मैं 1 को इधर रखूं यानी कि 81, इधर मैं कर दूं यानी कि 64, इधर मैं कर दूं क्या 49, इधर मैं कर दूं 36, इधर मैं कर दूं 25। आप देख रहे होंगे एक सीरीज आपको बन रही होगी। कौन सी सीरीज बन रही भाई, कौन सी सीरीज बन रही है, सीरीज हमारी कौन सी बन रही है, देखेंगे ये 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर है। उसके बाद फिर ये आपको 8 का स्क्वायर मिल रहा है, फिर ये आपको 7 का स्क्वायर मिल रहा है, फिर आपको ये 6 का स्क्वायर मिल रहा है, फिर आपको ये 5 का स्क्वायर मिल रहा है। तो आगे अगर हमें फिलअप करना है, आगे हमें खाली स्थान भरना है, तो आप सीधी सीधी बात कर रहे हो, आगे हमारा किसका स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा। किसका आएगा भाई, 4 का स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पे 16 भरा जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये हमारा रीजनिंग है। क्या है, ये हमारा रीजनिंग है, यानी कि हमारा देखेंगे सीरीज चल रही है 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, हमारा आना ही आना है। ठीक, ये है रीजनिंग, ये है हमारा रीजन। यानी कि अगर हम इनका स्क्वायर यानी कि इसके बाद इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारा अगर रीजन के साथ सारी चीज़ें प्रक्रिया हो रही है, तो हमारी वो रीजनिंग कही जाएगी। क्या कही जाएगी, रीजनिंग कही जाएगी, नहीं तो वो पार्टिकुलर रीजनिंग नहीं है। क्लियर बात है, समझ पा रहे होंगे। अब ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 का अंतर ही हो, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं करनी कि यहाँ से भी किसी भी का हो, बस आपका एक पार्टिकुलर डिफरेंट मिलना चाहिए, पार्टिकुलर डिफरेंट मिलना चाहिए। वो डिफरेंट जो एक में हो वही सेम सभी में हो, तभी वो आपका रीजनिंग होगा, यानी कि विवेक बुद्धि यानी कि तर्क शक्ति कही जाने वाली बात होगी। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन से आप लोग समझ पा रहे होंगे, यानी कि मैथमेटिकल क्या है, यही होता है, ये हमारा मैथमेटिकल है। क्या है, मैथमेटिकल है, यानी गणितीय संक्रिया, यानी कि यहाँ पे हमारा ये रीजनिंग है। क्या भाई, रीजनिंग है, ये हमारी गणित है, ये हमारी रीजनिंग, इन दोनों में यही चीज़ें अंतर होती हैं, बाकी कुछ नहीं। आगे चला जाए, चलते अपने चैप्टर पर, चैप्टर देखेंगे हम लोग का चैप्टर क्या था, जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया है। क्या चैप्टर, चलिए फर्स्ट चैप्टर, अल्फाबेट जिसे हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला परीक्षण दिखाई दे रहा होगा, अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। क्लियर है। अब मैं बात करूं, जो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने पहला चैप्टर अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण ही क्यों लिया। हाँ भाई, बिल्कुल सोचने वाली बात है। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, और भी टीचर्स हैं जो कि अलग अलग चैप्टर से जो रीजनिंग की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन मैं जो स्टार्टिंग करता हूँ केवल इसी चैप्टर से, हमेशा इसी चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया है, और ये बहुत ही यूज़फुल रहा है अब तक का, यानी कि आज भी यूज़फुल रहा, आज भी यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए भी, जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे। मैं बात करूं अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट की, यानी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बात करूं, या फिर इस चैप्टर जो कि हमको दिया गया है अल्फ़ाबेट टेस्ट,
वर्णमाला पूरी रीजनिंग के अंदर अगर हमारी 100% रीजनिंग है, ध्यान रखेंगे, अगर हमारी 100% रीजनिंग है, पूरी रीजनिंग के अंदर 100% के अंदर मैं बात करूं, अगर आप इस चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं तो आप रीजनिंग का 80% सिलेबस पूरा का पूरा क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की सारी चीज़ें, अगर एक एक बातों को, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान दे दिया, एक एक चीज़ों को आज आपने सीख लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोग पूरी रीजनिंग के 80% चैप्टर को बाखूबी हल कर सकते हो, यानी कि आसान बना सकते हो। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको इस वीडियो में इसी तरह बने रहना है, कहीं भी छोड़ के नहीं जाना है। यानी कि ये चैप्टर हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये 80% आम भूमिका निभाता है अकेले, तो ये जान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर हमारे लिए। यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट यानी कि अल्फ़ाबेट, जैसा कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट मैंने लिखा है वर्णमाला। क्या लिखा है भाई? वर्णमाला लिखा है। क्या लिखा है? वर्णमाला। आपको पता है वर्णमाला यानी कि वर्णमाला किसी भी लैंग्वेज बुक की जान होती है। क्या होती है? जान होती है किसी भी लैंग्वेज बुक की, यानी किसी भी भाषाई बुक की, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है जब तक वर्णमाला का निर्माण नहीं होगा तब तक हम शब्दों का, वाक्यों का निर्माण नहीं कर सकते। वैसे ही मैं बात करूँ रीजनिंग के अंदर हमारे वर्णमाला का यानी कि बहुत ही एक अहम रोल है, बहुत ही एक अहम रोल है। और बिना वर्णमाला के रीजनिंग हमारी कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। असंभव बात है रीजनिंग को पूर्ण करना विदाउट वर्णमाला के। चलते हैं वर्णमाला को सीखते हैं, आखिर वर्णमाला क्या है। तो मैं बात करूं वर्णमाला की, तो वर्णमाला हम देखेंगे हमारे इंडिया के अंदर जैसा कि बहुत सारी भाषाई बुक हैं, बहुत सारी भाषाई बुक जिसे हम लैंग्वेज बुक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सुना होगा यानी कि जो पीएचडी करते हैं, जो भी यानी कि बड़े लेवल की जो डिग्रियां लेते हैं, कहते हैं कि हम लैंग्वेज बुक से कर रहे हैं, हिंदी से पीजी कर रहे हैं, संस्कृत से कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या है? लैंग्वेज बुक है। कोई कहता है कि जो है हम, कोई कहता है जो है अलग से रीजनिंग से कर रहे हैं, या फिर अलग सब्जेक्ट जो हमारी भाषाई बुक कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमारी हिंदी हो गई, जैसे हमारी क्या होगी? संस्कृत हो गई, जैसे हमारी क्या होगी? उर्दू हो गई। क्या होगी भाई? उर्दू हो गई। और उसके बाद फिर क्या होगी? इंग्लिश हो गई, ठीक ना। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर, यानी कि लगभग इंडिया में बात करूँ उत्तर प्रदेश अपने यहाँ, तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश ये सारी चीज़ें बखूबी चलती हैं। यानी कि इसमें टोटल यानी कि जो हमारी लैंग्वेज बुक जो मैंने लिखा है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश, इसमें लिखा है, इसमें हमारे वर्ण होते हैं जो कि वर्ण जिसे हम अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। तो हिंदी में बात करूँ, हिंदी में वर्णों की संख्या टोटल होती है हमारी, कितना होती है? 52। कितना होती है? 52 होती है, यानी कि 52 होती है। और मैं अगर संस्कृत की बात करूं लगभग हमारा 50 वर्ण होता है, और उर्दू की बात करूं तो इसमें 58 वर्ण लगभग, और इसमें हमारा टोटल 26 है ना, ऐसे वर्ड होते हैं। जो भी अगर इसमें कहीं भी मिस्टेक होगा देख लीजिएगा आप। ये हमारे टोटल चीज़ें जो हैं क्या है? ये हमारे वर्णमाला हैं, यानी क्या है? वर्णमालाएँ हैं जिनको क्रम व्यवस्था यानी कि क्रम व्यवस्था के तहत रखा जाता है। जैसे इसको मैं डिफिनीसन में अगर व्यक्त करूं, डिफिनीसन में जैसे देखेंगे, यानी कि वर्णमाला, वर्णों की माला, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे वर्णों की माला, वर्ण धन माला, वर्णों की माला। जैसे एक माली जो फूलों को एक एक फूलों को पिरोता है, और जो पहला फूल होता है और लास्ट फूल बन जाता है, वो क्या होता है? एक माला होती है, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से रखता है। यानी हम वर्णमाला की डिफिनीसन कहें हिंदी में कह सकते हैं, वर्णों को सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से सजा दजा कर रखना ही वो हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वर्णमाला कहलाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कौन सी वर्णमाला का प्रयोग हम रीजनिंग के अंदर करेंगे। कौन सी वर्णमाला? सभी लोग जानते हैं कौन सी वर्णमाला, कौन सी वर्णमाला है जो रीजनिंग के अंदर हम लोग प्रयोग करेंगे भाई? रीजनिंग के अंदर कौन सी वर्णमाला है? तो वर्णमाला है वो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला। कौन सी अंग्रेजी वर्णमाला? यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। क्लियर बात है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला कौन सी भाई? अंग्रेजी वर्णमाला। और अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर टोटल 26 लेटर जो होते हैं उनको लेकर यानी उन पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर टोटल कितने लेटर हैं? 26। कितने लेटर हैं? 26। अब यही जो 26 लेटर हैं, 26 लेटर हैं, जो 26 अक्षर हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के, ये पूरी रीजनिंग के यानी कि कर्णधार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं?
करंट अफेयर रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आप हल कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, आपको मैक्सिमम 80% क्वेश्चन में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों का उपयोग मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगा। और पूरी दुनिया के अंदर आपको 26 वर्णों के जितनी भी हम लेटर, जितनी भी भाषाएं लिखते हैं, जितनी भी यानी कि कोई भी तथ्य लिख रहे हैं, कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, इन्हीं 26 अक्षरों के प्रयोग से लिखते हैं। अंग्रेजी में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? चलते हैं, देखते हैं, इन अक्षरों के बारे में सीखते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अब यहाँ पे मैं बात करूँ 26 लेटर अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, इसमें टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर भाई? 26 अक्षर। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और इन 26 अक्षरों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 2 भागों में, यानी स्वर और व्यंजन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर और व्यंजन बोलते हैं, यानी कि वावेल और कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? वावेल और क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। यानी वावेल की संख्या कितनी होती है? तो 5। कितनी होती है? 5। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? तो भाई कितनी हम लिखेंगे? 21। कितना लिखेंगे? 21। ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें जो होता है वावेल के अंदर हमारा होता है जो यानी कि 5 लेटर, वो कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U। क्या होता है? A-E-I-O-U। बाकी जितने भी हमारे इधर छूट जाते हैं, 21 लेटर, इन लेटरों को छोड़कर वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यानी कि हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वर। क्या बोलते हैं भाई? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। जिनकी संख्या हमने 5 लिखी। कितनी लिखी है? 5। और इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। ठीक ना। इनकी संख्या हमारे कितनी लिखी है? 21 लिखी है। कितनी लिखी है? 21 लिखी है। चलते हैं इसके बारे में आगे, हम चलते हैं, देखते हैं। अब 2 भागों में तो बांट दिया गया। पहला हमारा भाग है स्वर। यानी स्वरों को 5 भाग, यानी स्वर में टोटल 5 वर्ण आते हैं, A-E-I-O-U। ठीक है, क्लियर है। बाकी हमारे जो बचते हैं 21 वर्ण, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। आगे हम चलते हैं, देखेंगे वो 26 वर्ण क्या है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए। WXYZ। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितनी भी लैंग्वेज बुक्स होती हैं, जिनके हमारे वर्ड्स होते हैं, वह किसी न किसी लिपि में लिखे जाते हैं। और लिपि का कोई एक पर्टिकुलर तरीका होता है, वह किस हैंड से किस हैंड की तरफ लिखे जाते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में हम किस हैंड से किस तरफ लिखते हैं, यानी कि बाएँ से किधर लिखते हैं भाई? बाएँ से दाएँ की तरफ लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? बाएँ से दाएँ की तरफ। ये ध्यान रखिएगा, यानी बाएं से दाएं की तरफ। कहाँ पे लिखते हैं? बाएं से दाएं की तरफ। यानी अंग्रेजी वर्णमाला को हम टोटल लिखते हैं। और हमारी हिंदी वर्णमाला कैसे लिखी जाती है? वह भी हमारी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। लेकिन उर्दू वर्णमाला कैसे लिखी जाती है? तो वह उर्दू वर्णमाला हमारी लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ। किसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। क्लियर बात है? आगे हम चलते हैं। अब देखेंगे, ये तो हमारा ABCD हुआ, यानी कि ABCD जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है। क्या? अंग्रेजी वर्णमाला है। अब मैं बात करूं अगर इस अंग्रेजी वर्णमाला की भाई, तो बाकी ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जिसको अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ABCD नहीं आता होगा। सभी लोगों को आता है ABCD, मैं मान के चलता हूं सभी लोगों को आता है, लेकिन फिर भी नहीं आता है।
मैं मान के चलता हूँ सभी लोगों को आता है, लेकिन फिर भी नहीं आता है, यानी कुछ लोग होंगे जिनको नहीं आता है, बाकी सभी लोगों को आता होगा। भाई मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं आता है, चलते हैं देखते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या है, सभी लोगों को क्या है कि एक रट्टा मार लिए, यानी रट्टा मारने का मतलब ABCD यानी कि Z तक पढ़ना हुआ। तो आप मैं बता दूं बहुत सारे लोग 5 सेकंड के अंदर भी यानी कि पूरे ABCD ख़त्म कर सकते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर भी, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर उनसे पूछ लिया जाए यस से पहले तीसरा अक्षर 4 से पहले यानी यस के बाद कौन सा आएगा, टी के पहले कौन सा आएगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे, सोचने लगेंगे क्या होगा, है ना, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को रटा हुआ है, बचपन से ही क्या किया है, रटा हुआ। क्या किया भाई, रटा हुआ। चलते हैं हम इनको देखते हैं। अगर ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला क्रमबद्ध तरीके से रखे गए हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने जाना, यानी अगर ये क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है तो भाई इनका कोई ना कोई एक क्रमांक होगा। क्या होगा, इनका कोई ना कोई एक क्रमांक होगा, कोई ना कोई एक स्थान होगा, यानी कि जो अपने अपने स्थानों पर बाखूबी बैठे होंगे। आखिर उनका स्थान क्या है और उनको हमें याद करना है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चलिए देखते हैं। अब ए की मैं बात करूँ, ए हमारा कहाँ पे होगा, 1 पे होगा, बी हमारा कहाँ पे होगा, 2 पे होगा, सी हमारा कहाँ पे होगा, 3 पे होगा। कहाँ पे होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो गया। 26 वर्ड, यही तो है भाई 26 वर्ड। अब ये 26 वर्ड हमको लर्न होना, यानी कि याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये हमें याद है तो हमारे लिए रीजनिंग बहुत ही आसान है। आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसको याद कर लीजिएगा बहुत ही बखूबी के साथ। यानी कि मैं आप लोगों को इस चीज़ को 5 मिनट के अंदर याद करवाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसी तरीके से जोश और एनर्जी के साथ शांति माहौल में होकर बैठकर वीडियो देखिए, तभी आप इसको सीख पाएंगे। आप लोग 5 मिनट इसको देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। अगर याद ना हो जाए तो कहिएगा। यानी कि कह रहा है कि अगर मैं बात करूँ बाएं से दाएं लिखा जा रहा है ABCD और आपको XYZ यहाँ तक लिखा जा रहा है। चलते हम याद करते हैं। याद करवाने वाली बात है तो जैसा कि हमारे बुकों में दिया गया है, यानी कुछ एक इमेजिनरी वर्ड है ईजोटी। क्या भाई, ईजोटी। चलिए मैं देखता हूँ वो क्या है, ईजोटी। इसकी खास बात क्या है इस शब्द की, इसकी खास बात क्या है इस शब्द की, इसकी खास बात ये है कि ये 5-5 के अंतर पे आता है, यानी कि 10, 15, 20 और 25। क्या 10, 15 और 20, 25 यहाँ पे देख रहे हैं 5-5 के अंतर पर आ रहा है। कितने पर, 5-5 के अंतर पर आ रहा है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे इसको याद करने के लिए, इसका प्रयोग हम याद करने के लिए ऐसे हम करते हैं, जैसे अगर मेरा स्थान, आपको अपना स्थान पता हो, जैसे आपका स्थान, अपना स्थान 5 नंबर, आप 5वीं नंबर सीट पर हो, तो आप सीधी बात जान रहे हो। अगर आप 5वीं नंबर सीट पे हो तो आप अपने अगल बगल का क्रमांक बता सकते हो। आपके जो पहले वाला लड़का होगा उसका क्रमांक 4 होगा, जो आपके बाद वाला लड़का होगा उसका क्रमांक 6 होगा। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं ना भाई। जैसे एक लड़का, जैसे सपोज एक लड़का H है जिसका क्रमांक है 8। क्या ये 8 अपने पहले वाले लड़के को नहीं जानता होगा, जानता है, यानी कि उसका क्रमांक जानता है भाई। उससे पहले क्या आएगा 7, उसके बाद क्या आएगा 9। तो हम इसका भी प्रयोग वैसे ही कुछ करते हैं, चलेंगे देखेंगे कैसे करते हैं। अब मैं बात करूं ईजोटी हमारा 5-5 के स्थान पर आया, इसका हमें क्रमांक याद हो गया। अब ई का क्रमांक हमारा 5 है। क्या है भाई, 5 है। तो अब देखेंगे ई का क्रमांक 5 है। अब 5 के पहले हमारे कितने वर्ड है, जितने भी वर्ड आते हैं 5 के पहले क्या है तो 4 आता है। तो 5 के पहले 4 आता है तो हमारा डी का क्रमांक हो गया 4। क्या हो गया, डी की जो वैल्यू है या डी का जो पार्टिकुलर जो स्थान क्रमांक है वो हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, यानी कि 4 हो गया। क्लियर है, क्या हो गया भाई, 4 हो गया। अब अगर मैं ई के बाद की बात करूँ तो हमारा ये हो गया 6, यानी कि एफ की वैल्यू 6। इसके जस्ट बात करूँ तो हमारा हो गया 7, यानी कि G7, यानी कि हमारा जी का क्रमांक हो गया 7। अब ऐसे ही सभी वर्णों का प्रयोग करके हम इस तरीके से पूरे वर्णमाला का क्रमांक ज्ञात करते हैं। लेकिन बात थी 5 मिनट की, तो भाई बात थी 5 मिनट की, तो इस तरीके से 5 मिनट में याद होना संभव सी बात है
है ना। और बहुत सारे लोग अगर हम इतना सेटअप करते हैं तो इतना सेटअप करने में बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग जाएगी और सेटअप भी नहीं कर सकते। आखिर में इससे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको एकदम बाखूबी इसका कोई भी प्रयोग नहीं करना है, आप लोग जान जाओगे यानी कि क्या होगा इसका क्रमांक, क्या होगा इनका क्रमांक। चलिए बने रहिए वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। इसको इजोटी का वहीं बगल में लिख लेता हूँ, इजोटी यानी कि 5, 10, 15, 20। क्या लिखूँ? 5, 10, 15, 20 और 25। ये मैं यहाँ पे बगल में मैंने लिख लिया है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं याद करता हूँ, याद करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग अपने लैंग्वेज में विद योर ओन लैंग्वेज यानी अपने भाषा में आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एकदम धैर्य देकर बैठे रहिए। कहा जाता है आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा, क्या बचपन में सीखा होगा या बचपन में आप लोगों से आपके पापा मम्मी या फिर बड़े बुजुर्गों ने, बड़े भाई बहनों ने आपसे पूछा होगा, बाबू आपको ABCD आती है, बब्बू आपको ABCD आती है, ABCD के बारे में पूछा होगा। या फिर खुद आपने ही, आप लोग खुद अपने बच्चों या अपने जो भी अपने घर के छोटे बच्चे हैं उनसे आप लोग पूछते होंगे क्या आपको ABCD आता है, यही ना पूछते हो। यानी कि क्या पूछते हैं कि ABCD आता है क्या, तो लड़का बोलता है हाँ आता है या फिर नहीं आता है, यही तो बोलता है आता है या फिर नहीं आता है। तो आप कहते हो अब आता तो सुनाओ, तो क्या कहते हैं, क्या हम लोग क्या पूछते हैं, यही ना पूछते हैं ABCD आता है, क्या पूछते हैं ABCD आता है, तो कहता है लड़का हाँ आता है या फिर नहीं आता है। ABCD हम लोगों के जैसा कि हम लोगों के जहन में यानी कि दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठ चुका है ABCD, जो कि कभी भी भूलने वाला नहीं है, जो कि कभी भी नहीं भूलने वाला है, यानी ABCD। तो मैं जैसा कि मैं बात करूं, अगर 4 वर्ड, शुरू के 4 वर्ड, क्या शुरू के 4 वर्ड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, शुरू के 4 वर्ड ABCD यानी 1, 2, 3, 4, मेरे साथ बोलिएगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ बोलिएगा, जिनको नहीं याद है मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको याद होगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और साथ साथ खुद जहाँ पर भी आप देख रहे हो वहीं पर आप बैठकर बोलिए। यानी कि सूर्य का वर्ड यानी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि शुरू के 4 वर्ड आपको देख रहे होंगे। वह खुद याद हो गया कि नहीं, करंटली बताइएगा, याद हो गया कि नहीं याद हो गया भाई। यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3, 4 यानी कि हमारा जो शुरू का 4 वर्ड सभी लोगों को याद है, क्लियर है कि नहीं की बात है। 1, 2, 3, 4 सभी लोगों को शुरू का 4 वर्ड याद हो गया होगा, क्लियर है। आगे मैं चलता हूँ, लास्ट के 3 वर्ड लेता हूँ, लास्ट के 3 वर्ड XYZ, क्या लास्ट के 3 वर्ड आपको देख रहे होंगे, लास्ट के 3 वर्ड यानी कि लास्ट के 3 वर्ड XYZ, है ना। तो आपने आप लोग बताओ, आप लोगों ने हाई स्कूल की परीक्षा ज़रूर दी होगी, तो हाई स्कूल की परीक्षा में आप लोगों को लेटर लिखने के लिए आया होगा। तो लेटर लिखने के लिए जब आता है तो वहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना होता है, तो फिर आप लेटर में क्या लिखते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप बोलते हो XYZ, क्या है XYZ। वहाँ पे क्या लिखते हो, यानी कि योर इवेंटली XYZ, यही तो लिखते हैं, यानी कि अपना नाम क्या लिखते हैं भाई XYZ। और हम लोगों को भी ये पता है कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर आपका कोई नाम पूछता है तो क्या बोल देते हो XYZ, है ना। या किसी को बुलाते हैं हेलो XYZ, ऐसे ही बोलते हो ना, या फिर सभी को संबोधित करने के लिए XYZ बोल देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ये XYZ हमारे माइंड में पूरी तरीके से बैठा हुआ है। यानी कि लास्ट का मैं बात करूँ, लास्ट के 3 वर्ड यानी कि XYZ साथ साथ बोलते रहिएगा XYZ, यानी कि क्या 24, 25, 26, क्या भाई 24, 25, 26, 24, 25, 26, यानी कि लास्ट का 3 वर्ड 24, 25, 26, यानी 24, 25, 26, बार बार बोलिएगा 24, 25, 26, 24, 25, 26, यानी कि लास्ट का 3 वर्ड हमको याद हो गया होगा, शुरू का 4 वर्ड का क्रमांक और लास्ट के 3 वर्ड का क्रमांक, यानी कि याद हो गया होगा सभी लोगों को। यानी कि 4 ये प्लस 3 टोटल 7 वर्ड अब तक हम लोगों को याद हो चुका है। कितने वर्ड भाई, 7 वर्ड सभी लोगों को याद हो। जितने भी लोग देख रहे होंगे ईमानदारी के साथ बताइएगा, शुरू के 4 और लास्ट के 3 XYZ यानी कि 24, 25, 26 यानी कि 3 वर्ड और इधर के हमारे 4 वर्ड, टोटल 7 वर्ड याद हो गए होंगे। आगे चला जाए, देखते हैं आगे हम चलते हैं। चलिए भाई 7 वर्ड आपको सभी लोगों को क्लियर है। हम चलते हैं यहाँ पे 5 के पास ई के पास चलते हैं। चलिए
इस जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इस मेथड को बोलते हैं अक्षर की बनावट के आधार पर वर्णों के क्रमांक को पहचानना, इनकी वर्णों के क्रमांक के स्थान को पहचानना। ध्यान में रखिएगा, यानी अक्षर के बनावट के आधार पर वर्णों के क्रमांक स्थान को पहचानना, यानी कि उनके जो क्रमांक स्थान है उनको जानना। क्लियर है? तो मैं चलता हूँ 5 नंबर पे। किस पे चलता हूँ? 5 नंबर पे चलता हूँ। आप देखेंगे ई हमारा ऐसे कुछ बना है, ई हमारा ऐसे कुछ बनता दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। ई हमारा देखेंगे ऐसे कुछ बनता है, ऐसे ही बनता है ना भाई, ई इसी तरीके से बनता है। क्लियर है? आपको बस क्या करना है, ये वाली जो लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग देख रहे हो, इसको हटाकर बस इसको इधर से कर देना है। यानी कि ई हमारा अगर ऐसे कुछ बनता है, बस इसको हटाकर इधर मिला देंगे, किसकी तरह बन जाएगा? किसकी तरह बन जाएगा? 5 की तरह बन जाएगा। 5 की तरह बन जाए कि नहीं? 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? आप देख रहे हैं ई हमारा ऐसे कुछ होता है, इसको हटाकर आपको इसको हटाकर इधर कर देना है। इधर की जो लाइनिंग है इधर आपको खींच देना है, आपको हूबहू 5 के जैसा लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब कहीं भी आपको भविष्य में कहीं भी ई अगर दिखाई दे दी जाए, ई अगर आपको मिल जाए, ई का क्रमांक तुरंत जान जाइएगा कि हमारा ऐसे कुछ लिखा है। तो सर जी बताए थे इस लाइन को हटाकर इसको इधर कर देना है और ये 5 बन जाता है, 5 की तरह हो जाता है। और ई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी भाई? 5। क्या हो जाएगी? 5। सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं? यानी खुद से भी बनाइएगा। अगर आप खुद से बनाएंगे, मेरा दावा है, गारंटी है कि आप भविष्य में कभी भी नहीं भूलेंगे। यानी कि ई की वैल्यू हो गई हमारी 5। क्लियर है? ई की वैल्यू 5। अब देख रहे हैं हम एफ इस तरीके से कुछ लिखते हैं, एफ ऐसा ही कुछ लिखते हैं, एफ ऐसे लिखते हैं ना भाई, इसी तरीके से लिखते हैं। एफ का अगर मैं ये हिस्सा यहाँ से मैं ऐसे मिला दूँ तो आपको ये क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लिखा दिखाई दे रहा है? 6। क्या लिखा दे रहा है? 6। यही तो मिल रहा है, 6 मिल रहा है। यानी कि यह जो हमारा 6 है बिल्कुल आपको हूबहू 6 जैसा ही है, 6 जैसा ही है। हमको कहीं भी भविष्य में कहीं भी एफ मिलता है, एफ कहीं भी अगर ऐसे आपको मिलता है, तुरंत ये माइंड में लगेगा सर जी बताएं, इसको आपस में मिला देंगे तो भी हूबहू 6 जैसा बन जाएगा। यानी एफ की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? एफ की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे चला जाए, यानी कि 5 6 ई एफ 5 6 याद हो गया अक्षर की बनावट के आधार पर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप पूरी रीजनिंग हल कर डालोगे, आपको कम से कम यानी कि 95% आपको कैपिटल लेटर ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कैपिटल लेटर ही मिलेंगे, स्मॉल लेटर मिलने वाला नहीं है। आगे मैं चलता हूँ, जी के पास चलता हूँ। चलिए जी के पास चलते हैं। आप देखेंगे जी हमारा ऐसे ही कुछ लिखा जाता है, जी हमारा ऐसे कुछ लिखा जाता है। आप बस इतने को ढक लीजिए, इतने को ढक लेंगे। क्या किसकी तरह दिखाई दे रहा है? 7 की तरह दिखाई दे रहा है। इतने को ढक लिए, खत्म कर दिए, क्या बन गया भाई? 7 बन गया। यानी कि ये हमारा जी की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। भूलना मत कभी भी, यानी कि जी की वैल्यू हमारी हो गई 7। और ये जो 7 लिखा है वो आज की डेट में 7 बिल्कुल सही है। ये जो हम लोग 7 पहले ऐसे लिखते थे, ये वाला 7 रंग है, आप यही 7 लिखिएगा, ये 7 बिल्कुल ही सही है। ठीक ना? क्या मैंने बताया? जी ऐसे ही कुछ लिखा जाता है। यहाँ पर भी देखो मैंने जी लिखा है। अगर आप इतने को ऐसे ढक ले रहे हो तो आपके पिलर देख रहे हैं 7 की तरह दिखाई दे रहा है, तो जी की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। जी की वैल्यू क्या हो गई? 7। या G7 मूवी भी है, आप देख सकते हैं, यानी कि G7। उसके बाद फिर आता है हमारा एच हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से एच लिखते हैं, ऊपर मिला दीजिए, नीचे मिला दीजिए, क्या बन गया भाई? 8। क्या बन गया? 8। यानी कि एच की जो वैल्यू हुई वो क्या हुई? 8 हुई। क्या हुई बाबू? 8 हुई। एच की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो आपको मिल रही है 8। क्या मिल रही है? 8 मिल रही है। क्लियर है? और हम देख रहे हैं यस तक क्लियर है सभी लोगों को? कोई दिक्कत? आगे चला जाए? हाँ बिल्कुल, आगे चलते हैं आई के पास। आई देखें, अगर मैं छापा लेटर की बात करूँ, छापा लेटर यानी कि जो होता है, यानी कि मशीनरी द्वारा लिखा जाता है, वैसे मैं आई देखो यहाँ पे जो हमारे पुस्तक के लेटर होते हैं। अब यहाँ देख आई कैपिटल लेटर में ऐसे देखो आई हम देखो पूरी 9 की तरह ही बना है, हमको बस इतना ही कर देना है। अभी देख रहे हैं आई हमारा किसकी तरह बन रहा है? 9 की तरह बन रहा है। यानी कि आई की जो वैल्यू हो गई 9 हो गई। आई की वैल्यू क्या हो गई? 9। कोई दिक्कत? आई बाई 9। आप जैसे भी आपको सुटेबल लगता है आपको याद कर लेना है। बस मेरा काम क्या है, यानी कि आपको याद कराना। बस मेरा मोटो है कि आपको किसी ना किसी तरीके से याद हो जाए, क्योंकि रीजनिंग की जान है। अगर ये याद हो गया आपको बहुत सारे चैप्टर आसान हो जाएंगे, बहुत सारे चैप्टर आसान हो जाएंगे। आप 80% चैप्टर हल कर सकते हो। आई की वैल्यू खत्म हो गई। आई हमारी कितनी हो गई? 9। चलिए आगे हम चलते हैं जे के पास।
जे हमारा देखेंगे ऐसे ही कुछ बनता है, जे हमारा ऐसे कुछ बनता है। अब जे ऐसे कुछ बनता है, जे को हम ऐसे मान लेंगे ये 1, 1 के आगे हमको लगा देना है 0। क्या लगा देना है भाई? 0 लगाना है। अब जैसे ही 0 लगाएंगे टोटल संख्या हमारी 10 की तरह बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 10 की तरह बन जाएगी। एकदम क्लियर है। जे की वैल्यू कितनी हो गई? 10। जे की वैल्यू कितनी हो गई? 10 बन गई। कोई दिक्कत? आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम चलते हैं भाई के पास। किसके पास चलते हैं? के पास। के देखेंगे यहाँ पे के ऐसे कुछ लिखा जाता है, के ऐसे ही कुछ लिखा जाता है, ऐसे कुछ लिखा जाता है। अब आपको क्या पता है, जब मम्मी मारती थी घर पे, याद आ गया? यानी जब मम्मी मारती थी घर पे तो सोच, यानी कि आप लोग जो भी गलत काम कर रहे हो सुधर जाते हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टेढ़ा है, टेढ़ा, इसको मार पीट कर क्या कर दो, यहाँ से खींच कर यानी कि सीधा कर दो। क्या भाई कर दो? सीधा कर दो। यानी कि यहाँ से खींचो इसको, जैसा ही आप इसको खींचोगे ये हो जाएगा सीधा। क्या हो जाएगा? सीधा। और जैसा ही सीधा होगा, सीधा बनकर क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा, 11 बन जाएगा। यानी के की वैल्यू क्या हो गई? 11 हो गई। यानी कि 11 यानी कि 11 हो गया। के की वैल्यू क्या हो गई भाई? 11 हो गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे हम चले। के की वैल्यू क्लियर है। आपको क्या करना है, भविष्य में कहीं भी के आपको लिखा मिल जाए बस ये जान लेना सर जी बताए हैं, इसको पकड़ के बस खींच लेना। जैसे ही आप खींचोगे तो आपकी लाइनिंग सीधी हो जाएगी। जैसे ही लाइनिंग सीधी होगी वह 11 को दर्शाने लगेगी, यानी कि 11 को दर्शाने लगेगी और वो क्रमांक हो जाएगा 11। क्लियर है? आगे चला जाए। आगे हम चलते हैं यल के पास। किसके पास चलेंगे? यल के पास। देखेंगे यल हमारा ऐसे कुछ लिखा जाता है, ऐसे ही कुछ लिखा जाता है। बस आपको ये वाला भाग थोड़ा सा से बढ़ा देना है। अब जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाओगे ये आपको 2 की तरह दिखाई देगा। क्या? 2 की तरह दिखाई देगा। इसे जस्ट पहले आपको 1 लगाना है, आपका हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा भाई? 12 यानी कि 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। एल का क्रमांक जो हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 12। क्या हो जाएगा? 12। क्लियर हो रहा है सभी लोगों? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे चला जाए, आगे चला जाए भाई, आगे चला जाए। यल तक क्लियर है। अब चलते हैं यम के पास। यम बहुत ही आसान है। हम देखेंगे ऐसे कुछ है। अब आपको क्या करना है, बस इसको 90 डिग्री घुमा देना है। यानी कि इधर से पकड़ना है, इधर से 90 डिग्री ऐसे घुमा देना है। यानी कि यहाँ पे एम है, ऐसे पकड़िए, ऐसे घुमा दीजिए। जब आप एम को घुमाओगे ऐसे तो आपको ऐसे एम ऐसे दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। जब आपको एम इस तरीके से दिखाई देगा, आपको 3 जैसा दिखाई दे रहा है। किसके जैसा दिखाई दे रहा है? 3 के जैसा दिखाई दे रहा है। आप इसी के जस्ट पहले लगाएंगे 1। क्या लगाएंगे? 1। और जैसा ही 1 लगाएंगे ये हमारा हो जाएगा 13 यानी कि 13। क्या हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा। आपकी यम की वैल्यू हो जाएगी 13 यानी कि 13। क्लियर है? आगे चला जाए। एम तक सभी लोगों को याद हो गया भाई। चलते हैं एन के पास। चलते हैं एन के पास। एन की वैल्यू देखेंगे, एन हमारा होता है 14। अब यहाँ एन है, आपको एन है देखेंगे, एन को आपको पार्टिकुलर ऐसा याद करना होगा। यानी कि कोई भी चीज़ सस्पेंशन ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, यानी कि एन का तो आप लोग जैसे भी याद कर लीजिएगा। यानी एन की वैल्यू क्या होती है? 14। एन की वैल्यू क्या होगी? 14। और ओ की वैल्यू जो होती है हमारी इजोटी से याद कर लीजिएगा। इजोटी यानी कि इजोटी से याद कर लीजिएगा। ओ की वैल्यू कितनी है? 15। क्या है? 15। ओ की वैल्यू कितनी है? 15। क्लियर बात है? या फिर आप जैसे ही आप 0 यानी कि गोला वाला देखिएगा ना, तुरंत जान जाइएगा कि इसमें आपका 5 छुपा हुआ है। क्या बाबू? 5 छुपा हुआ है, यानी कि 5 छुपा हुआ है। ठीक है, 5 छुपा हुआ। जब 5 छुपा हुआ है तो इससे पहले आप लगा दीजिएगा 1 और हो जाएगा वो 15। क्या हो जाएगा? 15। या फिर ओ की वैल्यू आप इजोटी से याद कर लीजिएगा। क्लियर है? आगे चला जाए। आगे हम चलते हैं, ध्यान देंगे। आप चलते हैं पी के पास। किसके पास चलते हैं भाई? पी के पास चलते हैं। किसके पास चलते हैं? पी के पास चलते हैं। अब देखेंगे पी की वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है 16। अब पी हमारा ऐसा है, पी हमारा ऐसे कुछ लिखा गया है। ये बहुत ही बदमाशी कर रहा है। इसको बस यहाँ से पकड़ना है, ऊपर से नीचे पटक देना है और जैसे ही पटकोगे यानी कि ये ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। कैसे बन जाएगा? इस तरीके से। जैसे ही बनेगा इस तरीके से, ये किसको दर्शा रहा है? ये चीज़ किसको दर्शा रही है? 6 को। किसको दर्शा रही है? 6 को दर्शा रही है। और 6 के पहले जस्ट 1 लगा दीजिएगा, आपका बन जाएगा 16। क्या बन जाएगा? 16 यानी कि 16 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 16। भविष्य में कभी भी आप पी देखिएगा, कहीं भी आपको पी मिलेगा तो आप जान जाइएगा पी को उल्टा करेंगे 6 बन जाएगा और 6 से पहले 1 लगा देंगे, आपका 16 बन जाएगा। क्लियर है? नहीं कि पी का क्रमांक क्या हो जाएगा बाबू? 16 हो जाएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम चलते हैं, पी की वैल्यू हो गई 16। क्यू के पास चलते हैं। क्यू देखेंगे, क्यू जो हमारा स्मॉल लेटर यानी कि लिखने का लेटर जो होता है ऐसे कुछ लिखा जाता है, ऐसे ही कुछ लिखा जाता है। ठीक ना?
अब ऐसे ही कुछ लिखा जाता है, इसका मतलब आप ऐसा समझ लीजिएगा, यानी कि ये 7 है, 7 से पहले 1 लगा दीजिएगा, हमारा हो जाएगा 17, यानी कि Q की वैल्यू हो गई 17, कितना यानी कि 17, क्या हो गई 17। क्लियर है सभी लोग? Q की वैल्यू याद कर लीजिएगा, यानी कि Q हमारा अगर स्मॉल लेटर लिखेंगे Q हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर मैं इसमें 7 खोजूँ यानी कि 7 के तरीके से आपको मिल जाएगा, और हमारा इससे पहले 1 लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 17, और 17 यानी Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। क्लियर है? आगे मैं चलूँ R के पास, R देखेंगे ऐसे ही कुछ लिखा जाता है, ऐसे कुछ R लिखा जाता है बाबू। R देखेंगे ऊपर एक गोले तरीके दिखाई दे रहा है, नीचे भी एक गोला बनाएंगे, क्या हो जाएगा 8 की जैसा दिखाई देने लगेगा, 8 की जैसा दिखाई देने लगा। बने रहिए वीडियो में इसी तरीके से जोश और एनर्जी के साथ। देखेंगे ये हमारा हुआ 8, और 8 से पहले आप लगाएंगे 1, क्या बन जाएगा 18 यानी कि 18 बन जाएगा, और R की वैल्यू आपको दिखाई देने लगेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी R की वैल्यू हमारी हो गई 18। क्लियर बाबू? आगे चला जाए, R की वैल्यू सभी लोगों क्लियर हो गई, यानी कि हमारी हो गई 18। अब चलते हैं S के पास, क्या बात चलते हैं S के पास। S दो के हमारा ऐसे कुछ लिखा जाता है, ऐसे कुछ लिखा जाता है S, ऐसा ही नहीं S लिखा जाता है, ऐसा ही S लिखा जाता है। आपको बस इन दोनों को आपस में मिला देना है और इससे ऐसे कर देना है, जैसा ही आप मिला दोगे ऊपर का जो हमारा S होता है, ऊपर की जो चीज़ें हैं ऐसे आप मिला दीजिए। जैसे ही आप मिलाएंगे ऐसे आप करेंगे, आपको 9 के तरीके से दिखाई देगा, और 9 से पहले मान लिख देंगे, आपको 19 हो जाएगा, यानी कि 19। क्या हो जाएगा भाई 19, क्या हो जाएगा 19। या फिर आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, T से पहले जस्ट हमारा आता है 19, यानी T से पहले हमारा S आता है, क्या आता है S आता है, S की वैल्यू हमारी होती है 19 यानी कि 19। आगे हम चलते हैं T के पास, चलते हैं T के पास। अब T का तो सभी लोगों को याद है, T फॉर 2020 बिस्कुट या फिर 2020 मैच, आप कुछ भी देखते हो खाते हो 2020 बिस्कुट, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है। यानी T फॉर 2020 मतलब होता है 20 यानी कि 20, क्या हो गया T का 20, सभी लोगों को याद हो गया। आगे मैं चलूँ, T का तो बहुत ही आसान है, और 20 से पहले आता है हमारा 19। अब S का यानी S आता है, T से पहले आता है S की वैल्यू 19। अगर आपका S का भी भूल भी जाए ना तो T से याद कर लीजिएगा, उधार मांग लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे हम चलते हैं U के पास, क्या चलते हैं भाई U के पास। U देखो ऐसे लिखा जाता है, U हमारा यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा है, बस आपको यहाँ पे देखना है U में कितनी डंडी है, 1 2 डंडी है, यानी 2 लाइनिंग है, 2 पाई है, या फिर 2 छड़ी है, आप जैसा कुछ भी मानो। 2 लाइनिंग है तो आपको यहाँ पे 2 लाइनिंग है तो 2 लिख देना है, 2 लाइनिंग 2 लाइन, यानी जैसे आप 2 लाइनिंग देखो 2 लिख दो। 2 लिखेंगे तो आप ये बताओ, 2 तो होगा नहीं, 2 का B होता है, 2 का क्या होगा B होगा। इससे पहले 1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो ये 12 हमारा L का होता है। इसका मतलब इसको इधर हमको 1 बनाना है, जैसे आप इसके इधर 1 बनाओगे आपका हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा भाई 21, यानी U की वैल्यू हो जाएगी 21। क्लियर है? आगे मैं चलूँ, यानी कि U की वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गई होगी 21 कैसे। अब चलते हैं V के पास, V के पास चलते हैं। V देखेंगे, V के पास 2 लाइनिंग है, कितनी लाइनिंग है 2 लाइनिंग है, 2 लाइनिंग, यानी कि 2 लाइनिंग आपको मिले तो 2 बार 2, क्या 2 बार 2, यानी 1 लाइनिंग 2 लाइनिंग, 2 लाइनिंग 2 लाइनिंग मिलने 2 आप लिखोगे, 2 आप लिखोगे, बस वही 2 डबल 2 लिख देना है, 2 बार 2, क्या 2 बार 2, यानी कि आपको 2 बार 2, यानी कि 2 बार 2 लिखना है। आप जो जहाँ भी आपको दिखाई दे, जहाँ भी V आपको लिखा हुआ दिखाई दे आपको वहाँ पर ये मान लेना है कि 2 बार 2 यानी कि V की वैल्यू हो जाएगी 2 बार 2 यानी कि 22। क्लियर है? आगे मैं चलूँ, आगे मैं चलता हूँ W के पास। किसके पास भाई W के पास चलता हूँ, W के पास। अगर मैं W के पास चलूँ तो W हमारा देखेंगे ऐसे ही कुछ लिखा जाता है। अब बस आपको क्या करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप जैसे ही इधर से इधर घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो W हमारा इस तरीके से बन जाएगा। और इससे पहले हमारा यहाँ पे 1 लिख नहीं सकते, क्योंकि हमारा भाई जानते हो 13 M का होता है, M का होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा भाई 23, यानी कि W का क्रमांक हो जाएगा 23। अब इस प्रकार हमने देखा अक्षर के बनावट के आधार पर टोटल हमारा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 26 लेटर मैंने पूरा करवा दिया है। आप लोग यानी कि वीडियो को पोस्ट कर करके जैसा भी मैंने यानी कि अक्षर के बनावट के आधार पर जिन अक्षरों को मैंने बना कर आपको जैसे जैसे बताया है, उन अक्षरों को स्वयं पर कॉपी पर बनाकर देखिएगा और लगाइएगा, उसी तरीके से समझिएगा। मैं गारंटी करता हूँ, दावा लेता हूँ, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक याद होगा और जीवन में कभी भी नहीं भूलेगा, पूरे जीवन में कभी भी नहीं भूलेगा। और
वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही मैं आप लोगों को देता हूं। आप लोग ग्रीक आज के रूप में समझ लीजिएगा, यानी आप लोग सभी लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के अंदर, यानी कि ये हमारा जो क्रमांक है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको याद होना ही होना चाहिए। अगर ये आप लोगों को याद होगा तो जान लीजिए रीजनिंग के आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो आप लोगों के लिए आसान होंगे। तो बस भाई आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन नेक्स्ट डे में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।